हेलो, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज सीटेट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हमने 23 प्रश्नों को लिया है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और अंत में जितने उत्तर सही होते हैं उतने कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है पुद्दुचेरी, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मिजोरम है यहाँ पर जंगल में भूमि होती है, ये सभी ग्रामवासियों की साझी भूमि होती है। यहाँ पर लॉटरी के माध्यम से नाम निकलवाते हैं और लॉटरी में जिसका नाम आता है वो इस भूमि पर खेती करता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिणी अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? ऑप्शन ए है बंद गोभी, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है मटर, ऑप्शन डी है भिंडी। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टमाटर। टमाटर और मिर्च जो पुर्तगाली थे, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भारत में लाए थे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, लंबे अथवा बौने, पीले, हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि हैं। इसमें ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है मेंडल, ऑप्शन सी है मेस्टल, ऑप्शन डी है एम.एस. स्वामीनाथन। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंडल। माँ से मटर के पौधे पर प्रयोग माँ से मेंडल ने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है, जो मधुबनी जिला है ये बिहार का प्रसिद्ध जिला है और बिहार में इस जिले में पानी के साथ जो चावल का आटा होता है उसे घोलते हैं, यानी कि पिसे हुए चावल का घोल बनाते हैं और उसमें प्राकृतिक रंग को मिलाकर आंगन और दीवारों में मनुष्य, पशु पक्षियों, मछली और जीव जंतुओं के चित्र बनाते हैं, जिसे मधुबनी चित्रकला कहते हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं? ऑप्शन ए है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात। इसका सही उत्तर बताइए। सबसे पहले हम मैप बना लेंगे। ये भारत का मैप है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है? गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य के नीचे क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा यहाँ पर गोवा राज्य है। गोवा राज्य के नीचे कर्नाटक है और फिर नीचे केरला है।
और यहाँ पर अरब सागर है और पूरब की तरफ बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर नीचे की तरफ कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर है उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर है पश्चिम बंगाल। ये बंगाल की खाड़ी वाले राज्य हो गए। कौन कौन? बंगाल, बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। ये केरल राज्य है, ये कर्नाटक राज्य है, ये गोवा राज्य है, ये महाराष्ट्र राज्य है और यहाँ पर ये गुजरात राज्य है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन ए में है कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये तीनों राज्य कहाँ हो गए? अरब सागर से सीमा बना रहे हैं। आप दूसरा ऑप्शन देख लें, ऑप्शन ये तो इसका सही जवाब हो जाएगा। बी में है कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अब यहाँ पर जो तमिलनाडु राज्य है ये यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी से सीमा बना रहा है, इसलिए बी गलत हो जाएगा। सी में है कि आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। अब देखिए आंध्र प्रदेश जो है ये बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है, इसलिए सी गलत हो जाएगा। डी में है गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल किससे सीमा बनाता है? बंगाल की खाड़ी से, इसलिए डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार एक्स से 7:30 बजे चलकर शहर वाई में 22:30 पर पहुंचती है, यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल होगी। हमें क्या बताना है? औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। हमारे पास कुल दूरी कितना दिया हुआ है? 540 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है? 540 किलोमीटर दूरी तो हमारे पास है और ये टाइम हमारे पास नहीं है, इसे हमें निकालना पड़ेगा। एक शहर है यक्स, तो शहर एक्स बना लिया हमने। एक्स से 7:30 बजे चलती है और शहर वाई पहुंचती है, तो यहाँ पर वाई शहर है। एक्स शहर से कितने बजे चलती है? 7:30 बजे चलती है। वाई शहर में कब पहुंचती है? 22:30 पर पहुंचती है। इसकी दूरी कितनी है? 540 किलोमीटर है। अब यहाँ पर देखिए कि 22:30 पर पहुंची, यानी कि जो दिन का समय है, पूरे दिन का समय है, पूरे दिन में यहाँ पर 22:30 पर पहुंच रहा है। लेकिन पूरे दिन के, यानी कि दिन के शुरुआत से गाड़ी थोड़ी चली है, वो तो 7:30 बजे चली है, यानी कि दिन की शुरुआत से 7 घंटा 30 मिनट के बाद से गाड़ी चली है। तो यहाँ तक तो पूरे दिन का समय है, शुरुआत से समय है। तो ये शुरुआत के समय में से, जहाँ से शुरुआत का समय है वहाँ से ये जो 7:30 है, यानी कि 7 घंटा 30 मिनट घटा देंगे तो हमारा समय निकल कर आ जाएगा। इसीलिए 22 घंटा 30 मिनट, यानी कि 22:30 में से ये 7.5 घंटा घटा देते हैं तो हमारा समय निकल आएगा। अब 30 मिनट से 30 मिनट घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा, 22 जो घंटा है उसमें से 7 घंटा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 घंटा, यानी कि घटाने पर हमारा समय कितना आ गया? 15 घंटा। अब यहाँ पर कितना हो गया टोटल समय? 15 घंटा। अब हम जब इसे काटेंगे तो कितने में जाएगा? 15 × 45 यानी कि 3। फिर यहाँ पर कितना बचा? 5 4 9 और 0 यानी कि 90 हो गया। 15 को 90 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आ गया? यूनिट आ गया, यानी कि उत्तर। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर दिया हुआ है किलोमीटर में नहीं है, हमारा तो किलोमीटर में आया है, लेकिन यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। अब हमें मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मिटा लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, चाल की 2 यूनिट होती हैं, एक किलोमीटर प्रति घंटा होता है और दूसरा मीटर प्रति सेकंड होता है। जब हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आते हैं तो क्या करते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी वैल्यू है और मीटर प्रति सेकंड छोटी वैल्यू है, यानी कि बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट में आएंगे तो छोटी यूनिट में जाएंगे तो छोटी वाली संख्या ऊपर, यानी 5/18 से गुणा करेंगे। अब जब मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है
और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में आएंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये संख्या पलट जाएगी। अब जब हम बड़ी यूनिट में जाएंगे तो बड़ी वाली संख्या ऊपर, यानी कि 18/5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आया था, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में था, ये वाली यूनिट थी, हमें मीटर प्रति सेकंड वाली यूनिट चाहिए, यानी कि ये वाली यूनिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। छोटी यूनिट चाहिए इसलिए छोटी वाली संख्या ऊपर कर रहे हैं। तो 36 गुणे 5/18 काटेंगे तो 18 तें 36, यहाँ पर 3 आया, हाँ 2 आया, 18 दूना 36 होता है, तो 18 दूना 36, यहाँ पर 2 आया, 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। 10 मीटर प्रति सेकंड किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। कथन ये है कि केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली बनाते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सही है। बी में है कि केंचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है, बी कथन भी सही है। सी कथन में दिया हुआ केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल की सुरक्षा होती। अब केंचुए घास, धान के खेत में घास उग गया या गेहूं के खेत में गेहूं मामा उग गया, तो गेहूं मामा या घास को थोड़ी केंचुए खाते हैं। केंचुए क्या करते हैं कि मृत जो खरपतवार होते हैं उसे खाते हैं, तो इसलिए जो सी वाला, इसमें जो सी दिया हुआ है कि केंचुए खरपतवार को खाते हैं, तो केंचुए खरपतवार को नहीं खाते, मृत खरपतवार को खाते, इसलिए सी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये दिए सही है, बी सही है, लेकिन सी गलत है। डी में दिया हुआ है कि केंचुए मृत पत्तियों पौधे को खाते हैं, केंचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं, बिल्कुल केंचुए के जो मल और मृदा होते हैं, केंचुआ जो खाते हैं बनाते हैं, वो अधिक उपजाऊ होता है, तो डी इसका सही जवाब है, या कि ए बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बी डी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये बी डी, तो डी इसका सही जवाब है। इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड की मुख्य फसल है, ऑप्शन ए में है गेहूं, बी है मूंगफली, सी है मक्का, डी है चावल। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड की मुख्य फसल क्या है, चावल है, डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है कि महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है, कथन पहला सही है। बी में है कि जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं, जम्मू कश्मीर में केला नहीं होता है, केला केरल में होता है, तो केरल के लोग केला के फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं, इसलिए बी गलत हो जाएगा। यहाँ पर कश्मीर है लेकिन केरल होना चाहिए, तो बी गलत है। ये सही है और बी गलत है। सी में देख लेते हैं। सी कथन है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी खाना पसंद है, तो सी सही है, यानी कि ये और सी इसका सही जवाब है। ये सी ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये और सी ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह उत्तराखंड की एक स्थान है तथा एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित इस जगह की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए में है बुक्सा पार्क। बुक्सा पार्क कहाँ है, देखिए बा से बुक्सा पार्क, बा से बंगाल, यानी कि पश्चिमी बंगाल में है। बी में है दुधवा पार्क। दुधवा पार्क कहाँ है, यहाँ पर लखीमपुर जिला, और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में दुधवा पार्क। कार्बेट पार्क कह रहा है, तो कार्बेट पार्क कहाँ है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है और पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वाल्मीकि पार्क ये कहाँ है, वाल्मीकि पार्क बिहार में है, इसलिए
ये उत्तराखंड का पूछ रहा था, उत्तराखंड का कौन है? ऑप्शन सी कार्बेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? कथन ये है, ऑप्शन ए है कि समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचन करना। बी कथन है इसका, बी ऑप्शन है कि तकनीकी एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना। सी है कि बच्चे का अन्वेषण क्रियाकलाप में लगाना। डी में है डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, समानता, न्याय, शांति तथा मानवों के अधिकारों, मर्यादा के सम्मान के विषय में समालोचना करना। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राइमरी स्तर ईवीएस की थीम आपस में संबद्ध है, अतः संबंधित क्योंकि, यानी कि जो प्राइमरी स्तर पर ईवीएस है उसमें थीम आपस में एक दूसरे से संबंध है एवं अंतः संबंधित है। क्योंकि अंतः संबंधित क्यों है? ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है इसलिए अंतः संबंधित है। बी में है कि अनुशासनीय स्वरूप है। सी में है कि एकल विषय के रूप में है। डी है कि विषय पर आधारित स्वरूप है। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम है वो क्या है? एकीकृत स्वरूप है। इसका ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि, क्यों बाल केंद्रित है बताना है हमें। ऑप्शन ए में है कि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित है इसीलिए बाल केंद्रित है। बी है कि ईवीएस के प्रत्ययों एवं विषयों का शिक्षण। सी है विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव। और डी में है कि विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित है इसीलिए ईवीएस स्वरूप बाल केंद्रित है, यानी कि ये इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न का ये जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्य चर्चा का खाद्य उपथीम है, यानी कि जो प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन है उसका उपथीम बताना है। तो प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन में कितने थीमें दिया हुए हैं? 6 थीम दिया हुआ है। इन 6 थीमों में कौन कौन सी थीम है? इसकी पहली थीम है परिवार और मित्र, दूसरी थीम है भोजन, तीसरी थीम है आवास, चौथी थीम है जल, पांचवी थीम है यात्रा और छठी थीम है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये में दिया हुआ है खाद्य पदार्थ यानी कि फूड मतलब भोजन, ये कौन सी थीम है? दूसरी थीम है भोजन। जल कह रहा है, जल चौथी थीम है। आश्रय कह रहा है यानी कि शेल्टर मतलब आवास, आवास कौन सी थीम है? ये तीसरी थीम है। और डी में है संबंध यानी कि रिलेशनशिप, ये उप थीम है। तो उप थीम पूछ रहा था, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली स्पेस यानी कि ... पर आधारित है। ऑप्शन ए में कि वास्तविक स्थान यानी कि रियल प्लेसेस, बी में है वास्तविक घटनाएं, सी में है वास्तविक लोग एवं उनके अनुभव, डी में है वास्तविक चित्र। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पोचमपल्ली है ये वास्तविक स्थान पर आधारित है। किस पर आधारित है? वास्तविक स्थान पर आधारित है। पोचमपल्ली तेलंगाना स्टेट का एक जिला है। यहाँ की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। इस साड़ी को पोचमपल्ली साड़ी कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वास्तविक स्थान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? थीम है, ये थीम है।
कि हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है। खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए में है, कथन ये है कि किसानों को वृत्तांतों का साझा करना। बी में है, किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना। सी में है कि अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। डी में है, कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थ के कुछ दिनों के लिए रख देना। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसमें जो एक कथन है, किसानों को वृत्तांतों का साझा करना, ये सही है। बी में किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, बी भी सही है। सी में अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, सी भी सही है। ये सारे हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, इस थीम से ये बी सी ये तीनों कथन संबंधित हैं। लेकिन डी जो दिया हुआ है ये खाद्य संरक्षण की बात कर रहा है, भोजन संरक्षण की बात कर रहा है, इसलिए डी गलत हो जाएगा। तो ये बी सी जिसमें दिया हुआ है वो सही होगा। तो ये बी सी पहला ऑप्शन में दिया हो, इसलिए ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। ऑप्शन ए में है कि संरचनात्मक कार्यपत्रक, बी में है असंरचनात्मक कार्यपत्रक, सी में है कि भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, और डी में क्या दिया हुआ है कि छात्रों के समूह एवं नेता का गठन करना। इसका सही जवाब क्या होगा? कथन एक में दिया कि संरचनात्मक कार्यपत्रक, तो ये सही है। बी में दिया असंरचनात्मक कार्यपत्रक, बी गलत हो जाएगा। सी में दिया भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, सी भी सही है। डी में दिया हुआ है कि छात्रों के समूह एवं उनके गठन करना, उनके नेता का गठन करना, तो डी भी सही हो जाएगा। यानी कि ये बी, ये सी डी इसका सही जवाब है, बी गलत है। तो ये सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ए सी डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक आकलन की तकनीकी का चुनाव कीजिए। चुनाव क्या करना है? जो रचनात्मक आकलन से संबंधित है वो वाले कथन हमें बताना है। ऑप्शन ए में कि सहपाठी आकलन, ये सही है। बी में है कि रेटिंग स्केल यानी क्रम निर्धारण मापनी, सी में है पोर्टफोलियो, और डी में है असाइनमेंट। यानी कि इसका सही कथन चुनना है कौन कौन से है। तो ये में है पीयर असेसमेंट यानी कि सहपाठी आकलन, ये सही है। बी में है रेटिंग स्केल, बी सही है। डी सी में है पोर्टफोलियो, सी सही है। डी में है असाइनमेंट, असाइनमेंट क्या है? ये गलत है। किससे? रचनात्मक आकलन से संबंधित कौन नहीं है? प्रदत्त कार्य नहीं, बाकी ये तीनों हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब ए बी सी हो जाएगा। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए में है, ये में है कथन की आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना। भाई मेंडल की कहानी को कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में क्यों दिया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन तो कथन ये कहता है कि आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना। भाई जो कक्षा 5 का स्टूडेंट है उसके लिए सिद्धांत समझना मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल है। तो इसलिए ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। ये वो बच्चे के अनुकूल नहीं है, ये हाई क्लास की बात है। तो ये इसका कथन ये गलत हो जाएगा। बी में कि हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या है? बी सही जवाब है। सी में है कि वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, सी भी सही है। डी है कि वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना, इसका जो है डी भी सही है। यानी इसका जो सही जवाब है ये तो गलत है, इसका सही है बी सी डी, बी सी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बी सी डी किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है, इसलिए बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं? इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है विचार विमर्श, बी है याद, सी है रिकॉल और डी है बता देना या स्पष्ट कर देना। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ए, डिस्कशन, यानी कि विचार विमर्श ईवीएस के सीखने पर आधारित है। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है? ऑप्शन ए है कागज पेंसिल टेस्ट, बी में है असाइनमेंट, सी है कार्यपत्रक और डी है पोर्टफोलियो। इसका सही उत्तर बताइए। तो अवलोकन की तकनीकी पर क्या आधारित है? पोर्टफोलियो आधारित है। डी इसका सही जवाब है। डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए आसान है? ऑप्शन ए में है विद्यार्थियों को सूचना देना, बी में विद्यार्थियों के लिए विचारों को महत्व देना, सी में है विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देना और डी में है विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में टीचर के लिए क्या आसान है? तो सबसे आसान तो सूचना देना। हम बता दिए कि कल महात्मा गांधी की जयंती है। अब ये आसान है, हमने एक वाक्य में बता दिया, तो सबसे आसान हो जाएगा विद्यार्थियों को सूचना देना। हमने किसकी सूचना दी थी? गांधी जयंती की। ये इसका सही जवाब है, सबसे आसान है टीचर के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? ऑप्शन ए है नरेटिव यानी किस्से कहानियाँ, बी है कार्यपत्रक, सी है मॉडल और डी है चार्ट। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नरेटिव्स, किस्से कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन को सीखने का एक प्रभावशाली संसाधन है, इसलिए ये इसका सही उत्तर है, किस्से कहानियाँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? ऑप्शन ए है चित्रकला और शिल्पकला, बी में है एकल कार्य, सी में है गृह कार्य का आकलन, डी में है पाठ का स्पष्ट सारांश। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्ट और क्राफ्ट, यानी कि चित्रकला और शिल्पकला पर्यावरण के अध्ययन में विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाएगा। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है। ऑप्शन ए है कि प्रश्न पूछने का, बी है परिभाषा सीखने का, सी है अवधारणाओं को कथन देने का और डी में है वर्णन करने का। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण की कक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे देश के किस भाग में लोगों को रहने के लिए बड़े बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं? क्या कहते हैं? बड़े तिकोने टेंट में जो रहते हैं लोग उसे रेबो कहते हैं। और जानवरों को रहने के स्थान को क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। तो ये किस राज्य में कहा जाता है? ऑप्शन ए में अरुणाचल प्रदेश, बी है मेघालय, सी है जम्मू कश्मीर और डी है लेह लद्दाख। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो घाटियाँ होती हैं पहाड़ों पर, वहाँ जो लोग रहते हैं मनुष्य वगैरह, उसे उस टेंट को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। और जहाँ पर जानवर रहते हैं उसे लेखा कहते हैं। ये कहाँ पर है? लेह लद्दाख में है। डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रांज के बारे में सही है? ब्रांज मतलब होता है कांसा। तो कांसा के बारे में सही कथन बताना है। यह टिन और जस्ता का मिश्र धातु है, बी में है कि यह एक यौगिक है, सी यह कापर और टिन का मिश्र धातु है, डी है कि यह कापर और जस्ता का समांगी मिश्रण है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कापर और टिन का मिश्र धातु है, यानी कापर Cu प्लस टिन SN बराबर क्या होता है? ब्रांज, यानी कि कांसा। यानी कि कापर यानी तांबा और टिन का मिश्रण क्या होता है? ब्रांज बनता है, यानी कि कांसा बनता है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? ये में है कि सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना,
बी है अखबार से लिंग सशक्तिकरण कहानियां। अब यहाँ पर देखिए, जब बच्चा सदस्यों के बीच जाएगा और उनसे बातें करेगा, घरों का सर्वेक्षण करेगा, तो यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव होगा और प्रत्यक्ष अनुभव से बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है, बहुत देर, मतलब जो भी सीखेगा वो लंबे समय तक उसको याद रहेगा, उसके व्यवहार में आ जाएगा। बी में दिया हुआ कि अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियां। अब अखबार तो हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा, इसलिए बी इसका गलत हो जाएगा, बी से गलत है। सी में कि सफल महिलाओं की कहानियां, यह भी एक तरह का रटी रटाई चीज है, तो सी भी गलत हो जाएगा। डी में क्या दिया हुआ है कि महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाना। अब महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का हमने पता लिया कि 5 महिलाएं काम कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, 10 पुरुष काम कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बच्चा ज़्यादा सीख लेगा, रूढ़िवादिता के बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा सीखेगा प्रत्यक्ष अनुभव से। प्रत्यक्ष अनुभव वाला किसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन ये में। यहाँ सदस्यों के बीच आवंटन पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करेगा, तो यहाँ पर उसे ज़्यादा रूढ़िवादिता के बारे में पता चलेगा लिंग से संबंधित, तो ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक क्या है? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें हैं, या बच्चों का वातावरण है, या भाषाई दक्षता है, या भूमिका निर्वाह है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों का वातावरण प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न अंग है, बी इसका सही जवाब है, बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल्स जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के सीखने का प्रतिफल क्या है? ऑप्शन ए में कि अवलोकन और रिकॉर्डिंग, बी में है विश्लेषण, सी में है प्रयोग और डी में है तुलना करना और विश्लेषण करना। इसका सही उत्तर बताइए। देखिए यहाँ किसकी तुलना हो रही है, गांव और शहर की तुलना हो रही है, और इसमें विश्लेषण भी हो रहा है कि गांव में जो स्थानीय लोग होते हैं, जो वहाँ पर मिलता है, जो सामग्री मिलती है उससे घर बनाते हैं, जैसे फूस वगैरह ये सब बनाते हैं घर, और जो शहर होता है यहाँ सामान खरीद कर, जैसे सीमेंट, ईंट, कांच, इससे घर बनाते हैं। तो इसमें तुलना भी है, यानी गांव शहर की तुलना हो रही है, और गांव में विश्लेषण हो रहा है कि गांव में जो घर बनाए जाते हैं किससे बनते हैं, और शहर में जो घर बनाए जाते हैं किससे बनते हैं। तो इसमें तुलना और विश्लेषण दोनों सम्मिलित है, इसीलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार। जितने उत्तर आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।